नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में खराब मौसम के कारण हवाई दौरा रद्द हुआ, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट पर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। में मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावितों को मदद का भरोसा भी दिलाया। यह दौरा उनकी संवेदनशीलता और केंद्र राज्य समन्वय से की मिसाल पेश करता है। तो वहीं आपकी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें दिख रही हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देहरादून में खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई दौरा रद्द किया गया, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्रों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये संवेदनशीलता और सक्रियता प्रदेश वासियों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है, जो इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने की साथ ही संदेश भी देती है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में बाढ़ की गंभीर स्थिति का गंभीरता से जायजा लिया है। उन्होंने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की और राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की। इस मौके पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में मदद को तेजी से पहुंचाने और आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के लिए कड़ी हिदायत भी दी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। ये दौरा प्रदेश वासियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता। तो वही तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून, उत्तराखंड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों से मुलाकात की। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली और आपको बता दें, राहत के प्रयासों को और मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रधानमंत्री की यह पहल संकट में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मदद के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द उन्हें राहत और पुनर्वास मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को काम जल्दी करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार के बुलडोजर के रामनगर ग्रामीण में बनी 3 अवैध मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त संरचनाएं यहां लोगों के खेतों, बगीचों में काम करने वाले लोगों ने अवैध रूप से बनाई थी। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार के मुताबिक रामनगर ग्रामीण क्षेत्र में लूटबाड़, शिवालपुर, रियूनिया और चोरपानी ग्राम में बनी अवैध संरचनाओं को प्रशासन के बुलडोजर ने साफ कर दिया। अवैध रूप से बनी इन मज़ारों को लेकर प्रशासन के तहत नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उक्त भूमि के स्वामियों के तहत लिखित रूप से इन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने आपको बता दें सम्मुख प्रतिवेदन भी दिया गया है। तो वही केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा दौरे पर रहे। उन्होंने आपको बता दें कि क्वार डेंजर जोन का निरीक्षण किया। भारी बारिश के से हिमालय क्षेत्रों में आपदा के दौरान हुए नुकसान और क्वारब के दरक रही पहाड़ियों के निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा भी लिया। मंत्री ने बताया कि सुरक्षा दीवार में आंशिक नुकसान हुआ है और उसका पुनर्निर्माण निर्देशित किया गया है। और मैं देखता हूं कि जो हिमालय राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इसमें सभी जगह रोड के दरकना, पहाड़ियों का दरकना, गाँव का शिफ्ट होना, बहुत सारी जगह जहाँ पर फौजी और जहाँ पर लोग रहते थे वो भी हमारे बिल्कुल आपदा के कारण से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए। कई लोगों की जानें गई हैं। आज भी कल भी प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया पंजाब और हिमाचल का, कल उत्तराखंड आने वाले हैं।
इसलिए इस बार की जो बरसात है वो बहुत ही नुकसानदायक बरसात रही, जिसने काफ़ी जनहानि की है। कई जगह गांव और रोडों को नुकसान किया है भारी मात्रा में। और इसलिए अभी कल मैं काठगोदाम से आया तो करीब 50 जगह ऐसा मैंने देखा जहां हाईवे में हमारे मलबा आया है। और उसी की कड़ी में स्वाला और क्वारब में भी जो पहाड़ पहले से ही दरके हुए थे वो पानी के कारण से ज़्यादा दरके हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी बरसात और आई तो और बड़ा कहीं हमको उस पर, क्योंकि अभी वो पहाड़ी अभी सेटल नहीं हुई है तो वो शिफ्ट हो रही है, पानी के कारण से धचक रही है, तो इसको इतना उसका नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अस्पताल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का हालचाल जाना। हरीश रावत ने अस्पताल में भर्ती खंडूरी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। भुवन चंद्र खंडूरी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और उनका इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं राजनीतिक मतभेदों के बावजूद रावत की ये मुलाकात सामाजिक सद्भाव और परस्पर सम्मान का प्रतीक मानी जा रही है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां पुलिस टीम ने पीएसी बल के साथ मिलकर बाहरी किराएदारों, सरहदी और अन्य जनपदों में आए कामगारों और दुकानों में कार्यरत लोगों के सत्यापन के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान उनके दस्तावेजों और परिचय की जांच की गई ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर नजर रखी जा सके और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 990 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल टैबलेट बरामद हुए और तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी सीज की गई। अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुना नदी के कटाव में यमुनोत्री हाईवे फूल चट्टी और जानकी चट्टी जोड़ने वाली सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त होने से यात्रा शुरू होने पर संशय बना हुआ है। वहीं फूल चट्टी के पीछे जंगल चट्टी के पास 18 दिन बीत जाने के बाद भी आवागमन हेतु सुचारू नहीं हो पाया है। शासन प्रशासन भले दूसरे दौरे की यात्रा के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा करे, लेकिन यात्रा अभी भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं फूल चट्टी और जान की चट्टी जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा का पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से ये सड़क का नॉमिनेशन आपको बता दें कि नामो निशान भी जो है मिट गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्दी सड़क को ठीक कर एनएच में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां नालूपानी के पास भूस्खलन में फंसी गर्भवती महिला को यातायात कर्मियों ने परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से सफलतापूर्वक स्ट्रेचर पर डेंजर जोन पार कराया और फिर तुरंत पुलिस वाहन और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना दर्शाती है कि कैसे यातायात कर्मी, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी एक साथ मिलकर परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म जमा कर रहे हैं। वहीं लोग इस योजना को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। लश्करिया आपको बता दें, लश्कर सहायक कृषि अधिकारी शेर अली ने बताया कि लश्कर विकास खंड में 116 गांव और 37,000 किसान हैं। वहीं लश्कर कृषि विभाग ने केवल 32 नलकूप सरकारी योजना से लगाए जाने हैं, वहीं जिसमें से 26 नलकूप सामान्य और 6 नलकूप अनुसूचित जाति के लिए हैं,
जिसके लिए लश्कर कृषि विभाग ने लोगों की लंबी लाइन लगी है। इस योजना के तहत सीमित संख्या में चयन होने की वजह से प्रतिस्पर्धा बेहद तेज है। अधिकारी शेर अली के अनुसार सैकड़ों फॉर्म जमा होने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि सरकार की ये योजना अच्छी तो है, लेकिन जरूरतमंद किसानों की संख्या के हिसाब से ये बेहद नाकाफी है। ये कृषि विकासखंड लक्सर कार्यालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सैलो नलकूप आते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें हमें पूरे विकासखंड के लिए 34 नलकूप का लक्ष्य प्राप्त हुआ। उसी के अनुपालन में आज ये हमारे पंजीकरण किसान भाई कर रहे हैं। तो सुबह से ही लाइन लग रही है और ये नए पंचायत वार पंजीकरण कराया जा रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। तो ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं एक खबर देवप्रयाग से है, जहां सौड़ गांव में आगे सतपुली रोड पर एक मीलर ट्रक 100 मीटर गहरी खाई रंदी में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद से ही ड्राइवर लापता है, जिसकी तलाश निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अंधेरा होने के कारण खोजबीन में दिक्कत आ रही है। हमारे प्रयास निरंतर जारी है।
वहीं आपको बताते चले, घटना के बाद ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। अंधेरे में खोजबीन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नेपाल में चल रहे विरोध के कारण एसएसबी ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड नेपाल सीमा पर जवान अलर्ट है, साथ ही नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, चंपावत में गहनाते से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने जनपद उधम सिंह नगर और चंपावत से लगे नेपाल बॉर्डर की सीमाओं पर दोनों जनपदों में जनपद प्रभारी और एसएसबी के आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पिथौरागढ़ में भी पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल भी सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त और निगरानी बनाए हुए हैं। तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों अपने सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। स्थिति को देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि असामाजिक तत्व सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति फैला सकते हैं। इसी बीच उत्तराखंड के धर्मपुर में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नेपाल और पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहां जो हालात बने हैं वे केवल नेपाल नहीं बल्कि पूरे सनातन संस्कृति पर आघात है। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है। और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है, उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर। तो उसको देखने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा। वो हम लोग कर भी रहे हैं। वहीं खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि पौड़ी में अधिकारियों की नियमित तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद जनता की मांग पर उन्होंने ये मुद्दा सीएम के सामने रखा, जिसके बाद मंत्री और अधिकारियों की बैठक में निर्णय हुआ कि कमिश्नर हर हफ्ते 2 से 3 दिन पौड़ी में बैठेंगे ताकि जनता के कार्यों में देरी न हो। वहीं विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वे इस मुद्दे को उठाकर श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि वास्तव में 2022 से ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कमिश्नर पौड़ी में बैठे रहे हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को भी वहीं बैठने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में कमिश्नर के दौरे के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्ती बरतने के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने डिमांड की कि वास्तव में पौड़ी में कमिश्नरी होने के बावजूद यहाँ पर कमिश्नर नहीं बैठता, उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो भी नहीं बैठते। तो इस बात को लेकर मैंने सीएम साहब से बात करी आज ने अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और उनके साथ बैठने का ये लाभ हुआ कि उन्होंने 2-3 बार अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुझे भी बुलाया और सभी अपने पौड़ी क्षेत्र के जो आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, इन लोगों को बुलाने के बाद सारी बैठक हुई है और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके बाद महीने में हर हफ्ते जो है कमिश्नर वहाँ बैठते हैं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के लिए वहाँ जाते हैं, जो वहाँ के काम होते हैं उनको निपटा कर फिर जो है, क्योंकि उनके पास देहरादून की भी जिम्मेवारी है, तो जब अधिकारी के पास जिम्मेदारी देहरादून की भी होगी तो वास्तव में पूरा समय वहाँ बैठ नहीं सकते। तो वही खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। शुरुआती दिनों में खराब मौसम के कारण यात्रा को 5 सितंबर तक रोका गया था, लेकिन अब 6 सितंबर से फिर यात्रा शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर अभी भी सड़क संबंधी कुछ समस्याएं जो हैं बनी हुई हैं। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज़ है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूँकि वेदर काफ़ी ख़राब था इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज़ हैं, हालांकि छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं,
लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाएं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगी। तो वहीं पितृपक्ष के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में पिंडदान के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ब्रह्मकाप क्षेत्र में अलकनंदा नदी तट पर विशेष सुरक्षा और सुविधा प्रबंध किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नदी किनारे रेलिंग, बैरिगेटिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सके। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के तहत श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग भी निर्धारित किए हैं, जिससे पिंडदान क्रिया शांति और सुव्यवस्था के साथ संपन्न हो सके। तो वहीं केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा के प्रमुख आपको बता दें, पड़ाव गौरीकुंड में अवैध शराब की बड़ी खेप जो है पकड़ में आई है। सीतापुर व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक कुनियाल ने सतर्कता दिखाते हुए एक नेपाली नागरिक को शराब गुपचुप तरीके से ले जाते हुए पकड़ा। ये कार्यवाही यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं खबर चमोली से है, जहां बुधवार 12 बजे चलाए गए अभियान के तहत जिले भर से विभिन्न मंदिरों, आश्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर निवासरत साधुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन पूछताछ और उनकी पहचान संबंधी दस्तावेजों और सत्यापन की बारीकी से जांच करते हुए चमोली पुलिस ने कहा कि देवभूमि पवित्रता और आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। महिला कांग्रेस ने सदस्याएं काली टी-शर्ट पहनकर और हाथ में लिखे नारों के साथ सड़कों पर उतरे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शन को रोकने के लिए जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो एक महिला कार की छत पर चढ़ गई और वहीं से जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।